कमांडो शेर खान की हालत ये थी कि वो बांस के दरख्तों के नीचे नंगी और गीली जमीन पर चित लेटा हुआ था। उसके हाथ पांव रस्सियों से मेखों के साथ बंधे हुए थे। उसकी कमर की बाएं जानिब उसे हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी। वो यही समझ रहा था कि उसकी कमर के नीचे कोई कांटा इत्तेफाक से आ गया है जो उसे चुभ रहा है। वो यही समझा हुआ था कि उसे यही अजियत दी गई है कि वो सारी रात बंधे हुए हाथ पांव के साथ जमीन पर इस तरह सीधा पड़ा रहे कि जरा सी भी हरकत न कर सके। दोनों सिपाही राइफलें थामे उससे चंद गज के फासले पर खड़े उसे देख रहे थे। फिर वो आपस में बातें करते हुए टहलने लगे। उसके बाद वो एक दरख्त के नीचे लकड़ी के स्टूलों पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। शाम का सुरमई धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में घुल मिल रहा था। एक सिपाही उठा और उसने शेर खान के सरहाने की जानिब एक पत्थर रखकर उस पर बड़ी मोमबत्ती रोशन कर दी। शेर खान का जकड़ा हुआ जिस्म जैसे अकड़ गया था। वो सिर्फ अपनी गर्दन ही हिला सकता था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कमर में जहां कांटे की चुभन महसूस हो रही थी वहां किसी चींटी ने काटा हो। मगर ये चींटी नहीं थी, बल्कि बांस की कोंपल की सख्त सुई जमीन के अंदर से थोड़ी बाहर निकल आई थी। चुभन ना तो कम हो रही थी ना बढ़ रही थी, एक सतह पर आकर रुक गई थी। शेर खान सोचने लगा कि अगर किसी चींटी ने काटा हो और उस जगह को खुजाया न जाए तो दर्द की चुभन थोड़ी देर के बाद अपने आप गायब हो जाती है। ये कैसी चुभन है कि मुसलसल एक ही सतह पर बरकरार रहे। जंगल में बड़ी वहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। दोनों संतरी बातें करते करते खामोश हो गए थे। इतने में शेर खान को उनके साए ही नजर आ रहे थे। रात गुजरती जा रही थी। शेर खान की कमर में चुभन की लहर मुसलसल जारी थी और उसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया था और वो हैरान हो रहा था कि ये मामला क्या है। कभी उसे ख्याल आता कि एक चींटी बार बार उसकी कमर पर काट रही है। कभी वो सोचता कि शायद वो कांटा जो उसकी कमर के नीचे आ गया था उसकी कमर में घुस गया है। कोई एक शय वाज़े होकर उसके जहन में नहीं आ रही थी। रात शायद घंटा डेढ़ घंटा मजीद गुजर गई थी कि अचानक चुभन की तकलीफ एकदम बढ़ गई। शेर खान को लगा कि उस चींटी ने उसकी कमर पर इस दफा बड़े जोर से काटा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। बात यह थी कि जिसे आप भी समझ गए होंगे कि कुदरत के निजाम के तहत बांस की कोंपल जोश नुमू में जमीन के अंदर से थोड़ी सी और निकलकर शेर खान की खाल में घुस गई थी। डेढ़ घंटे के वक्फे के बाद बांस की तीखी कोंपल जमीन में से थोड़ी सी और बाहर निकलकर ऐसे शेर खान की कमर में मजीद घुस गई जिस तरह इंजेक्शन लगाया जाता है। उस वक्त शेर खान को महसूस होने लगा कि मामला कुछ और ही है। उसकी कमर का वो हिस्सा जहां बांस की कोंपल घुसी हुई थी ऐसे जकड़ा गया था जैसे किसी ने शिकंजे में कस दिया हो। अब शेर खान को अपनी कमर में खाल के अंदर किसी लंबे कांटे की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उस वक्त शेर खान पर ये राज खुला कि उसको बांस की किसी कोंपल के ऊपर लिटा दिया गया है और जमीन के अंदर से बांस की कोंपल बाहर निकलकर उसके जिस्म में दाखिल हो रही है। उसे मालूम था कि सुबह तक बांस की कोंपल नेज़े की तरह उसके जिस्म से बाहर निकल चुकी होगी और वो खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब था कि इंटेलिजेंस चीफ ने उसे हलाक करने का फैसला कर लिया था। अब जो भी फैसला हुआ था, कमांडो शेर खान इस फैसले के खिलाफ मदाफियत या मज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं था। उसने दो एक बार पाँव को झटकने की कोशिश की कि शायद इस तरह इन मीखों को उखाड़ सके जिसके साथ उसके पाँव और हाथों को बांधा गया था, मगर उसे इस तरीके से जकड़ा गया था कि वो अपने हाथ पाँव को झटक नहीं सकता था। उस वक्त रात आधी गुजर चुकी थी। कमांडो शेर खान ने चित लेटे लेटे देखा कि दूर जंगल के दरख्तों में किसी गाड़ी की बत्तियां रोशन हो गई हैं और ये रोशनी करीब आ रही है। अब उसे गाड़ी के इंजन की आवाज भी आ रही थी। फिर एक जीप वहां आकर खड़ी हो गई। जीप की बत्तियां बुझाई नहीं गई थीं बल्कि रोशन ही थीं। शेर खान ने देखा कि जीप में से दो मुसल्लह गार्ड के साथ चीफ मालिक राम आहिस्ता से उतरा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। एक दो लम्हे तक वो कमांडो शेर खान को जमीन पर पड़े देखता रहा। फिर बोला, तुम अभी तक जिंदा हो? कोई बात नहीं, सुबह को तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होगी। शेर खान की कमर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, मगर वो शदीद से शदीद दर्द बर्दाश्त करना जानता था। उसने कहा, तुम मुझे मौत से न डराओ, मौत तो एक मुजाहिद के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर आती है। चीफ मालिक राम ने कहा, अब भी वक्त है, अगर तुम अपने साथियों के बारे में बता दो तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, नहीं तो जो बांस की शाख नेज़े की तरह तुम्हारी कमर में धंस रही है सुबह तक तुम्हारे सीने से बाहर आ चुकी होगी। कमांडो शेर खान बोला, मुझे 1000 बार मरना कबूल है, मगर मैं अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जल्लाद सिफत मालिक राम ने कहा, तो फिर मरो, नर्क में जाओ। वो जीप में बैठकर चला गया और जंगल में फिर वही तारीकी छा गई। सिर्फ एक मोमबत्ती थी जो शेर खान के सरहाने की जानिब कुछ फासले पर जलती जलती आती रह गई थी। दोनों संतरी कुछ देर तो शेर खान के चारों तरफ चल फिर कर पहरा दे रहे थे। फिर वो दरख्त के नीचे अपने पहले वाली जगह पर आकर बैठ गए। शेर खान ने आंखें बंद कर ली थीं। उसकी दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया था। वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार था। वो जानता था कि दर्द जब एक हद से गुजर जाएगा तो उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर जाएगी। उसे अपने साथी मुजाहिदों का ख्याल आने लगा, लेकिन जल्द ही अपने साथियों का ख्याल दिल से निकाल दिया और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। दर्द की टीसें एक लहर की तरह उसके कमर के नीचे से उठकर सारे जिस्म में फैल रही थीं। शेर खान दिल में कलमा शरीफ का विर्द करने लगा। जल्लाद सिफत मालिक राम को गए 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि वही जीप दोबारा आ गई।
उसकी हेडलाइट्स की रोशनियां शेरखान पर पड़ रही थीं। जीप में से 3 सिपाही उतरे। उन्होंने वहां पर पहले से पहरा देते हुए सिपाहियों को इशारा किया और दोनों सिपाही भी उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने हथौड़ों की मदद से वो मीखें जमीन में से उखाड़ दी जिनके साथ शेरखान के हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर उन्होंने शेरखान को उठाकर बिठा दिया। जमीन से ऊपर उठते वक्त शेरखान को महसूस हुआ जैसे उसकी कमर में धंसी हुई कोई सलाख बाहर निकल आई हो। उसे चैन सा आ गया। सिपाहियों ने उसके दोनों हाथ पीछे बांधे, पांव की रस्सियां खोल दी और उसे चलाते हुए जीप में लाकर बिठा दिया। 2 सिपाही राइफलें तानकर जीप के पीछे खड़े हुए। 2 मुसल्ला सिपाही कमांडो शेरखान के दाएं बाएं बैठ गए और जीप वापस रवाना हो गई। शेरखान समझ गया कि ऊपर से ऑर्डर आ गए होंगे कि उसे जान से न मारा जाए। बहरहाल जान बच जाने पर कमांडो शेरखान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो एक बार फिर जहाद में हिस्सा ले सकेगा। रातों रात शेरखान को सतीलगढ़ टॉर्चर सेंटर की एक डिस्पेंसरी में पहुंचा दिया गया। वहां एक सफेद कोट वाले डॉक्टर या कंपाउंडर ने उसे स्ट्रेचर पर पेट के बल लिटा दिया और कमर पर जहां बांस की सुई उसके जिस्म में दाखिल हुई थी खून साफ किया और दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। 1 हफ्ते तक कमांडो शेरखान का इलाज होता रहा। इस दौरान चीफ मालिक राम उसके पास आकर उसकी झूठी दिलजोई भी करता रहा और बड़ी अय्यारी से उसको कायल करने की कोशिश भी करता रहा। जब शेरखान का जख्म भर गया और वो चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसे एक बार फिर जमीन दोज कोठरी पुराने वाले तहखाने में बंद कर दिया गया। वहाँ मालिक राम ने आकर उससे कहा, आईजी साहब ने तुम्हें इस शर्त पर जिंदगी की मोहलत दी है कि तुम हमें अपने साथियों के नाम बता दो और ये बता दो कि वो कौन लोग थे। ये यकीन रखो कि हम उनका सुराग लगा लेंगे। वो लोग पुलिस से बचकर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी एक तो जान बख्शी हो जाएगी और दूसरे हमें ज्यादा बकबक झकझक नहीं करनी पड़ेगी। शेरखान ने कहा, आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा। आप मुझे आदमखोर शेरों के आगे डाल दें, चाहे मुझे फांसी पर लटका दें, फिर आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बाकी रही जिंदगी की मोहलत देने की बात, तो आपका आईजी पुलिस कौन होता है मुझे जिंदगी की मोहलत देने वाला? उसका खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं कि कब मौत आकर उसका गला दबा देगी। वो मुझे जिंदगी की मोहलत क्या देगा? मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तुम लोग मुझसे जो गैर इंसानी सलूक कर रहे हो बेशक करते चले जाओ, मेरी जबान पर मेरे साथियों का नाम कभी नहीं आएगा। अगर अल्लाह ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। जल्लाद सिफत मालिक राम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं देख लूंगा कि तुम कैसे जबान नहीं खोलते। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है और अब तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। मालिक राम गुस्से से फुनकारता हुआ चला गया। शेरखान का ख्याल था कि एक बार फिर तहखाने में सांपों की पटारी फेंक दी जाएगी जिसमें इस दफा बहुत जहरीले सांप होंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। रात गुजर गई। तहखाने की सीढ़ियों में दिन की रोशनी तहखाने के तहाने पर रखे हुए आहनी फ्रेम की जालियों में से निकल कर पड़ने लगी थी। एक मुसल्ला संतरी उसके लिए 2 बासी रोटियां और दाल लेकर आ गया। एक मुसल्ला सिपाही उसके पीछे नमूदार हुआ। वो तहखाने के जीने में राइफल तान कर खड़ा हो गया। उसके हाथ खोल दिए गए। सिपाही ने कहा, जल्दी जल्दी इसे खा लो, कल तुम्हें कुछ खाने पीने की हाजत नहीं रहेगी। शेरखान समझ गया कि ये लोग उसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर चुके हैं। इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने जिस्मो जान के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए बासी दाल रोटी जहर मार कर ली, क्योंकि उसका ईमान था कि अगर उसकी मौत अभी नहीं लिखी गई तो मालिक राम का बाप भी उसे नहीं मार सकता। सिपाही उसके हाथ रस्सी से पीछे बांध कर चले गए। दोपहर को उसे 4 मुसल्ला सिपाही एक करीबी तालाब पर ले गए जहां उसने मुंह हाथ धोया। जब तक वो तालाब पर रहा सिपाही राइफलें ताने उसको अपने हिसार में लिए रहे। उसके बाद दोबारा उसके हाथ पीछे बांध दिए गए और उसे तहखाने में डाल दिया गया। दोपहर के बाद उसे एक बार फिर 2 बासी रोटियां और दाल दी गई। उस वक्त सिपाही ने कहा, भोपत जी, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है। तहखाने में 3 मुसल्ला सिपाही आए हुए थे। जब शेरखान जहर मार कर चुका तो उसके दोनों हाथ पीछे बांधने के बाद उसकी आंखों पर भी काली पट्टी कसकर बांध दी गई। तीनों सिपाही उसे पकड़कर तहखाने से बाहर ले आए। काली पट्टी में से शेरखान को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे एक बैलगाड़ी में बिठा दिया गया और बैलगाड़ी चल पड़ी। शेरखान ने सोचा कि ये लोग उसे जंगल में किसी जगह शूट करने के लिए ले जा रहे हैं। शेरखान ने दिल में कलमा पाक का विर्द शुरू कर दिया। उसने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सुपुर्द कर दिया था। अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। बैलगाड़ी जंगल में चलती रही। फिर एक जगह बैलगाड़ी रुक गई। शेरखान को गाड़ी में से 2 मुसल्ला सिपाहियों ने पकड़कर उतारा। शेरखान को कुछ मालूम नहीं था कि वो जंगल में किस जगह पर आ गया है। ये हम आपको बताते हैं कि जंगल में वो कौन सी जगह थी जहाँ बैलगाड़ी आकर रुकी थी। वहाँ चंद कदमों के फासले पर एक अंधा कुआं था जो एक मुद्दत से बंद पड़ा था। इस कुएं की गहराई 30 फीट के बराबर थी और उसका कतर यानी गोलाई 10 फुट से कम नहीं थी। जल्लाद सिफत मालिक राम ने सतीलगढ़ के जंगल में टॉर्चर सेंटर कायम करने के बाद जब इर्द गिर्द के जंगल का सर्वे किया तो उसे ये अंधा कुआं नजर आया था। मालिक राम के वहशियाना और जालिमाना अज़ाइम की तस्कीन के लिए ये कुआं बड़ा मौजू था। मालिक राम इस बात का कायल नहीं था कि किसी मुजाहिद को एकदम से गोली मारकर हलाक किया जाए।
उसका ख्याल था कि इस तरह तो मुजाहिद को अचानक मौत आ जाती है और मौत उसको जिस्मानी अजियतों से अचानक निजात दिला देती है। वो ज़ेर तफ्तीश मुजाहिदों को तड़पा तड़पा कर मारने का कायल था। चुनाचे उसने उस कुएं का एक आदमी उसमें उतार कर अच्छी तरह से जायजा लिया। उसे मालूम हुआ कि कुएं में झाड़ झनकार और गले सड़े पत्तों की वजह से हर वक्त जहरीली गैस खारिज होती रहती है। उसके अलावा उसे बताया गया कि कुएं की तह में सांपों के बिल भी देखे गए हैं, जिसका मतलब था कि इस अंधे कुएं में सांपों का बसेरा था। मालिक राम ये करता कि जो ज़ेर तफ्तीश मुजरिम या मुजाहिद तशद्दुद के बावजूद जबान न खोलता, उसे उस अंधे कुएं में फेंक देता। ऊपर से कुएं का मुंह लकड़ी के ढक्कन से बंद करके ऊपर भारी पत्थर रख देता। कुएं के अंदर जिसे फेंका जाता वो या तो भूखा प्यासा मर जाता और या फिर किसी सुराख में से कोई जहरीला सांप निकल कर डस लेता और उसकी मौत वाक़ हो जाती। इस अंधे कुएं में चीफ मालिक राम 10-12 बदनसीब इंसानों को फेंक चुका था, जिनकी हड्डियों के पिंजर अंधे कुएं में ही पड़े थे। अगर बदनसीब शख्स सांप के डसने से बच जाता तो कुएं से उठने वाली जहरीली गैस की वजह से दम घुटकर मर जाता। इस कुएं का नाम मालिक राम ने मौत का कुआं रखा हुआ था। जब मालिक राम के तरह तरह के तशद्दुद के बावजूद कमांडो शेर खान ने जबान न खोली तो उसने शेर खान को अंधे कुएं में फेंकने का फैसला कर लिया। इसकी उसने ऊपर से इजाजत भी ले ली थी। चुनाचे इसी मकसद के लिए कमांडो शेर खान को बैलगाड़ी में बिठाकर वहां लाया गया। मालिक राम खुद भी साथ आया था। शेर खान को जब अंधे कुएं की मुंडेर पर लाकर खड़ा कर दिया गया तो मालिक राम ने हुक्म दिया, इसकी आंखों की पट्टी खोल दो। एक सिपाही ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। शेर खान ने देखा कि डूबते सूरज की फीकी रोशनी में जंगल में जहां उसे खड़ा किया गया है उसके आगे एक गहरा कुआं है, जिसकी गोल मुंडेर पर घास उगी हुई है। ये घास इस बात का इशारा करती थी कि ये कुआं वीरान और अंधा है। मालिक राम उसके सामने कुएं की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। शेर खान के हाथ बंधे हुए थे। उसको 2 आदमियों ने पकड़ रखा था। मालिक राम ने कहा, अभी वक्त है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम सारी उम्र जिंदा रहोगे। हम तुम्हें रिहा कर देंगे। अगर न मानी तो तुम्हें इस कुएं में फेंक दिया जाएगा जो तुम्हारे एक कदम आगे है। बोलो, जिंदगी चाहते हो या मौत? शेर खान ने कहा, मुझे वो जिंदगी हरगिज कबूल नहीं जो मुझे अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी के नस्बुलैन से गद्दारी करने के इवज मिले। मेरा ईमान सलामत है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मालिक राम ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। शेर खान ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। अगर खुदा ने मेरी मौत इसी तरह लिखी है तो मैं उसे हंसकर गले लगाता हूँ। मालिक राम ने सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने जो शेर खान को पकड़कर कुएं की मुंडेर पर खड़े थे उसे अंधे कुएं में धक्का दे दिया। शेर खान अपने दोनों हाथों से अपने सर को नहीं ढांप सकता था ताकि चोट न लगे, क्योंकि उसके दोनों हाथ रस्सी से पीछे बंधे हुए थे। उसने वही किया जो इस सूरत में करने की तरबियत दी गई थी। उसने गिरते साथ ही अपने आप को दोहरा करके पहलू रुख पर कर लिया ताकि नीचे उसका सर और टांगे टूटने से महफूज रहें। कुएं की गहराई करीब करीब 30 फुट थी। ये बड़ी गनीमत रही कि वो पत्थरों पर गिरने की बजाय गले सड़े पत्तों, घास फूस और दरख्तों की गिरी पड़ी शाखों और इंसानी ढांचों के पिंजरों पर गिरा। उसके फौरन बाद चीफ मालिक राम के हुक्म पर कुएं को लकड़ी के गोल तख्ते से ढांप कर उसके ऊपर 2 भारी पत्थर रख दिए गए। मालिक राम ने एक सिपाही से कहा, तुम यहाँ आज की रात पहरा दोगे। कल सुबह ये तसल्ली करने के बाद ये कश्मीरी जासूस मर चुका है, तुम वापस अपने सेंटर में आ जाओगे। अपनी तरफ से मालिक राम शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके बैलगाड़ी में सवार होकर वापस चला गया। सिर्फ एक संतरी पीछे रह गया जो अंधे कुएं के एक करीबी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और पांव लटकाकर सिगरेट पीने लगा। शेर खान ने गिरते ही सबसे पहले ये जायजा लिया कि उसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी। घास फूस और गले सड़े पत्तों ने उसे चोट लगने से बचा लिया था। कुएं को ढांप देने से अंदर अंधेरा छा गया था, अगरचे बाहर अभी दिन की रोशनी बाकी थी। शेर खान की हड्डी पसली सलामत थी। एक रुख पर गिरने और इंसानी हड्डियों के पिंजरों के ऊपर गिरने से उसकी एक जानिब की कूल्हे की हड्डी दर्द करने लगी थी। कुएं में गले सड़े पत्तों की वजह से नागवार बू पैदा हो रही थी। शेर खान ने पहला काम ये किया कि अपने आप को हल्के हल्के झटकों से धकेलते हुए कुएं की दीवार के पास ले गया, जहाँ जगह थोड़ी ऊंची और दरख्तों की झाड़ियां खुश्क थीं। उसने कुएं की दीवार के साथ पुष्ट लगा ली और पीछे बंधे हुए हाथों से दीवार को टटोला। दीवार की चुनाई में ईंटें भी इस्तेमाल हुई थीं और पत्थर भी। कहीं कहीं दीवार में घास उग रही थी। कमांडो शेर खान ने दीवार में से बाहर निकले हुए एक पत्थर को चुन लिया और उसके साथ हाथों पर बंधी रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू कर दिया। ये बड़ा सब्र तलब काम था और शेर खान सब्र करना जानता था। सब्र उसके मुसलमानी ईमान का एक हिस्सा था। उसे अल्लाह ताला का फरमान याद था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दीवार का पत्थर नोकीला था, हमवार था, सिर्फ उसका एक किनारा जरा सा उभरा हुआ था। शेर खान हाथों की रस्सी को उसी किनारे पर रगड़ रहा था। देर तक वो दोनों बंधे हुए हाथों को पत्थर के किनारे पर रगड़ता रहा। आखिर वो थक गया और रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर बंधे हुए हाथों की रस्सी को उसी जगह से रगड़ने लगा। रस्सी बड़ी मजबूत थी, उस पर पत्थर की रगड़ का बहुत कम असर हो रहा था। वक्फे वक्फे से शेर खान 2-3 घंटों तक रस्सी को रगड़ता रहा।
आखिर उसे सब्र का इनाम मिल गया। रस्सी की एक गांठ कट गई, अब दूसरी गांठ बाकी थी। उसने उसे भी आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की धार से रगड़ना शुरू कर दिया। उसे मजीद 2 घंटे लग गए। फिर रस्सी की दूसरी गांठ भी कट गई। शेरखान ने हल्का सा झटका दिया और उसके दोनों हाथ आजाद हो गए। वो दोनों कलाइयों को सहलाते हुए कुएं की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कुएं में गले सड़े पत्तों की नागवार बू फैल गई थी, मगर इस बू में जहरीला अंसर ज्यादा मिकदार में नहीं था, लेकिन हर सांस के साथ थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके फेफड़ों में जरूर जा रही थी, जो उसे कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बेहोश कर सकती थी और उसके बाद बेहोशी में ही उसकी मौत वाक़ई हो सकती थी। शेरखान को इससे पहले कुएं से निकलने की कोशिश करनी थी। शेरखान ने उठकर कुएं की दीवार को दोनों हाथों से टटोल कर देखने की कोशिश की। दीवार ईंटों और पत्थरों को मिलाकर गारे से बनाई गई थी। बहुत पुरानी होने की वजह से कहीं कहीं से ईंटें और पत्थर थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए थे। कुएं का कतर यानी गोलाई 10-12 फुट थी और शेरखान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो कुएं की दोनों दीवारों पर पांव फंसाकर ऊपर चढ़ सकता। उसे कुएं से हर हालत में बाहर निकलना था। वो अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाकर ये सोच रहा था कि कुएं में से किस तरकीब के साथ बाहर निकला जा सकता है। वो बैठ गया और अंधेरे में इधर उधर हाथ फेरने लगा। एक इंसानी खोपड़ी उसके हाथ में आ गई। उसने उसे छोड़ दिया। फिर अंधेरे में इंसानी पिंजर की पसलियों पर उसके हाथ पड़ गए। इन इंसानी पिंजरों की हड्डियों से जाहिर था कि इससे पहले भी टॉर्चर सेंटर का जल्लाद चीफ मालिक राम कई लोगों को कुएं में गिराकर हलाक कर चुका है। ये इन बदनसीबों की हड्डियों के पिंजर थे, मगर कमांडो शेरखान को इन मुर्दा हड्डियों से कोई सरोकार नहीं था। वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर हाथ फेरता गोल दायरे की शक्ल में घूमने लगा। एक जगह उसके सर के साथ ऊपर से लटकती हुई कोई चीज टकराई। वो वहीं रुक गया। बंद कुएं के अंधेरे में उसने हाथ ऊपर करके लटकती हुई चीज को छुआ। वो कोई रस्सी नुमा चीज थी। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि ये किसी दरख्त की जड़ है जो कुएं की दीवार में किसी जगह से निकली हुई है। उसने उसे 2-3 झटके दिए। दरख्त की जड़ मजबूत थी। शेरखान ने दरख्त की जड़ को दोनों हाथों में पकड़े रखा और अपने दोनों पांव कुएं की दीवार के साथ लगा दिए। फिर वो रस्सी को पकड़ पकड़ कर कुएं की दीवार पर अपने हाथ पांव चलाता रहा। 6-7 फुट ऊपर चढ़ने के बाद दरख्त की वो जड़ तो खत्म हो गई, मगर उसकी जगह उसे एक और जड़ मिल गई जो ऊपर दीवार में से बाहर निकली हुई दीवार के साथ लगी हुई थी। कमांडो शेरखान के दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि कुदरत उसकी मदद कर रही है और उसने उसे कुएं से बाहर निकालने के लिए एक सबब पैदा कर दिया है। 10-11 फुट ऊपर जाकर दरख्त की ये जड़ भी खत्म हो गई। शेरखान ने दोनों पैर कुएं की दीवार से टिकाए हुए थे। उसने दरख्त की जड़ को एक हाथ से थाम रखा था। ये जड़ भी कुएं की दीवार के अंदर से बाहर निकली हुई थी। उसने दूसरे हाथ से दीवार को टटोला। दरख्त की एक और जड़ दीवार की मिट्टी में दीवार के साथ चिपकी हुई थी। उसने उंगलियों से खुरचा तो जड़ का एक हिस्सा उसके हाथ में आ गया। शेरखान ने उसे झटका दिया। दरख्त की जड़ दीवार से अलग हो गई। ये जड़ भी रस्सी की तरह कुएं की दीवार के साथ ऊपर को चली गई थी। शेरखान दरख्त की दीवार में से निकली हुई जड़ों को पकड़ पकड़ कर कुएं की आधी दीवार का फासला तय कर चुका था। तीसरी जड़ को पकड़ने के बाद वो दीवार से पांव टिकाए मजीद ऊपर चढ़ गया। ये जड़ कुएं की मुंडेर से 2 फुट नीचे तक गई हुई थी। वो कुएं की मुंडेर से 2 फुट के फासले पर पहुंच चुका था। उसे कुएं के ढके हुए धाने में से आती जंगल की ताजा हवा महसूस हो रही थी। वो जानता था कि मालिक राम अहमक नहीं है। उसने शेरखान के कुएं से बाहर निकलने का पूरा इंतजाम भी किया होगा और बाहर कोई न कोई सिपाही पहरा भी दे रहा होगा। कम से कम उस वक्त तक बाहर पहरा मौजूद रहता था जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि शेरखान कुएं के अंदर सांप के कांटे या दम घुटने से मर गया है। बहुत जल्द उसे इसका सबूत मिल गया। कुएं के बंद धाने की दर्जों में से जो ताज़ा हवा अंदर आ रही थी उसमें शेरखान को तंबाकू के धुएं की बू महसूस हुई। ये इस बात की अलामत थी कि कुएं के बाहर पहरेदार मौजूद है और सिगरेट पी रहा है। कमांडो शेरखान ने कुएं में से बाहर निकलने का रास्ता दरियाफ्त कर लिया। अब उसे इस लम्हे का इंतजार था जब बाहर बैठा संतरी वहां से चला नहीं जाता। शेरखान दरख्त की जड़ों को पकड़कर कुएं की दीवार के साथ पांव टिका टिका कर नीचे उतर आया और कुएं की दीवार के साथ लगकर बैठ गया। कुएं के अंदर मच्छरों की भरमार थी। मच्छर शेरखान को बुरी तरह काट रहे थे, मगर उसे ये तकलीफ भी बर्दाश्त करनी थी। सारी रात इस तरह मच्छरों को मारते गुजर गई। बाहर दरख्तों में जंगली परिंदों के बोलने की आवाजें आने लगी। शेरखान ने ऊपर देखा। कुएं के ढके हुए धाने के किनारों की दर्जों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। फिर उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कोई कुएं की छत पर चल रहा था। उसे छत पर से किसी भारी पत्थर के लुढ़काने की आवाज आई। उसके बाद किसी ने कुएं के धाने पर गिराए हुए तख्ते को एक तरफ घसीटना शुरू कर दिया। शेरखान जल्दी से दीवार से अलग होकर एक लाश की तरह झाड़ियों और गले सड़े पत्तों के ऊपर लेट गया। वो नींवा आंखों से कुएं के धाने को देख रहा था। ऊपर से तख्ता हटा दिया गया। कुएं के अंदर दिन की रोशनी आने लगी। फिर एक आदमी ने झांक कर कुएं में देखा। ये वही सिपाही हो सकता था जो रात भर कुएं के बाहर पहरा देता रहा था। उसने आवाज देकर कहा, हम तुम्हें बाहर निकालने आए हैं। फिक्र न करो, आईजी साहब ने तुम्हारी जान बख्शी का हुक्म दे दिया है। क्या तुम जिंदा हो?
زندہ ہو تو جواب دو، ہم تمہیں باہر نکالیں۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ ایک چال ہے۔ سپاہی صرف اس بات کی تسلی کرنا چاہتا ہے کہ شیر خان مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ شیر خان اسی طرح لاش کی طرح پڑا رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اوپر سے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی گئی۔ ٹارچ کی روشنی شیر خان کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جسم کو بے حس و حرکت کیے رکھا۔ سپاہی نے اوپر سے 3 مرتبہ آواز دے کر پوچھا، زندہ ہو تو آواز دو تاکہ ہم تمہیں باہر نکالیں، تمہیں معافی مل گئی ہے۔ مگر شیر خان اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا، نہ اس نے کوئی حرکت کی اور نہ ہی کوئی آواز نکالی۔ سپاہی سمجھ گیا کہ کنویں میں اتنی بلندی سے گرتے ہی قیدی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ مر گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر قیدی بے ہوش ہوا تو بھی بند کنویں میں بھوکا پیاسا رہ کر 1-2 دن میں مر جائے گا۔ سپاہی نے لکڑی کے تختے سے کنویں کا منہ بند کر دیا اور اس پر 2 بھاری پتھر رکھے اور ٹارچر سینٹر میں پہنچ کر چیف مالک رام کو بڑھا چڑھا کر بتایا کہ قیدی مجاہد مر چکا ہے اور اس کی لاش نے گلنا سڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ مالک رام نے پوچھا، تم نے اچھی طرح سے تسلی کر لی تھی کہ وہ مر گیا ہے؟ سپاہی نے کہا، سر میں نے خود لاش پڑی دیکھی ہے، میں نے اوپر سے 6-7 پتھر بھی مارے مگر لاش نے کوئی حرکت نہ کی۔ کنویں میں لاش کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مالک رام نے کوئی سوال نہ کیا۔ دوسری طرف جب سپاہی کنویں کا منہ بند کر کے چلا گیا تو کمانڈو شیر خان نے باہر نکلنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ ایک بار وہ ریہرسل کر چکا تھا۔ درخت کی پہلی جڑ کو پکڑ کر وہ دوسری جڑ تک آیا، وہاں سے دوسری جڑ کی مدد سے تیسری جڑ کو پکڑا اور تیسری کو پکڑ کر وہ کنویں کے دھانے سے 2 فٹ نیچے آ گیا۔ آگے اس کی مہم کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اس نے دیوار میں سے نکلی ہوئی درخت کی جڑ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دونوں پاؤں کنویں کی دیوار کے ساتھ اٹکائے ہوئے تھے۔ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ درخت کی جڑ ٹوٹ نہ جائے۔ درخت کی جڑ ٹوٹ جانے سے اسے چوٹ لگنے کا خدشہ بھی تھا اور اس کے بعد کنویں سے باہر نکلنے کا امکان بھی ہو سکتا تھا۔ کنویں کے بند دھانے کے پاس اس کے اوپر رکھے تختے کی درزوں میں سے دن کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس روشنی میں شیر خان نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اور کافی مشکل کے بعد درخت کی جڑ کو پکڑ کر اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ فارغ تھے، اپنے پاؤں اس نے بدستور کنویں کی دیوار کے ساتھ ٹکائے ہوئے تھے۔ اس کی پوزیشن بالکل اس طرح تھی جس طرح واپڈا کے لائن مین پیٹی سے اپنے آپ کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر بجلی کی تاروں کی مرمت کیا کرتے ہیں۔ شیر خان نے دونوں بازو اوپر کیے تو اس کے ہاتھ کنویں پر رکھے تختے تک پہنچ گئے، مگر وہ تختے کے اتنے قریب نہیں تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر تختے کو کھسکانے کی کوشش کر سکتا۔ اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر تختے کو ادھر ادھر کرتے ہوئے پتھر لڑک گیا اور اس کی آواز پیدا ہوئی تو ممکن ہے کہ سپاہی ابھی باہر ہی ہو اور وہ فوراً وہاں آ جائے اور شیر خان پر فائر کر کے اسے دوبارہ کنویں میں گرا دے۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ سپاہی وہاں سے جا چکا ہے۔ شیر خان نے ایک جگہ کنویں کی دیوار میں سے تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے پتھر پر پاؤں جما لیا۔ اسی طرح کافی جدوجہد کے بعد وہ دوسرا پاؤں بھی گول دیوار پر ایک جگہ ٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دیوار کو پکڑ کر اپنے آپ کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ نیچے گرنے کا خطرہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو درخت کی جڑ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا۔ اس نے کنویں پر رکھے لکڑی کے تختے کو ہاتھ سے زور لگا کر ایک طرف کھسکانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ اس نے دوسری اور تیسری بار کوشش کی لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ وہ خواہ کچھ کرے کنویں کے اوپر پڑے ہوئے تختے کو ایک طرف نہیں کھسکا سکے گا، جبکہ تختے کے اوپر 2 وزنی پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کنویں کے منہ پر رکھے تختے کے نیچے جس جگہ سے روشنی کی کرنیں کنویں میں آ رہی تھیں وہاں بارش کے پانی نے بہہ کر چھوٹی سی ڈھلان سی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے درخت کی جڑ کو اپنی کمر کے گرد ایک اور بل دے دیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ دیوار کے اور قریب ہو گیا۔ اس نے ذرا سا اچک کر اپنے دونوں ہاتھ کنویں کی منڈیر پر اس جگہ ٹکائے جہاں سے بارش کا پانی بہنے سے ڈھلان سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے وہاں سے مٹی کھرچنی شروع کر دی۔ مٹی بھربھری تھی۔ اس نے اتنی مٹی گرا لی کہ نیچے سے اینٹ نکل آئی۔ اس کا دوسرا ہاتھ منڈیر کو تھامے تھک گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور کمر کے گرد بندھی ہوئی درخت کی جڑ کے سہارے دیوار پر پاؤں ٹکائے پیچھے کو ہٹ گیا۔ 2-3 منٹ کے بعد اس نے دوبارہ اچک کر کنویں کی منڈیر کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے منڈیر کی اینٹ کو باہر نکالنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ بارشوں نے اس جگہ کو کافی نرم کر دیا تھا۔ تھوڑی سی مزید کوشش کے بعد اس نے ایک اینٹ اکھاڑ کر نیچے کنویں میں گرا دی۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد شیر خان نے ایک اور اینٹ اور ایک اور پتھر اپنی جگہ سے اکھاڑ کر نیچے پھینکے۔ اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ 3-4 منٹ کنویں کی منڈیر کے نیچے سے مٹی ادھر ادھر ہٹاتا رہا، اینٹ اور پتھر کو کھسکانے کی کوشش کرتا رہا اور رک کر تھوڑی دیر آرام کرتا۔ اس کے بعد پھر اپنی جدوجہد میں مصروف ہو جاتا۔ آدھے گھنٹے کی تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد شیر خان نے کنویں کے اوپر رکھے ہوئے تختے کے نیچے 6-7 اینٹیں اور پتھر نیچے گرا دیے۔ اب وہاں اتنی جگہ بن گئی تھی کہ وہ اس میں سے رینگ کر گزر سکتا تھا، لیکن اب سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ اسے اچھل کر کنویں کی منڈیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا اور رینگ کر باہر نکلنا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنی کمر کے گرد لپٹی ہوئی درخت کی جڑ سے اپنے آپ کو الگ کرنا تھا۔
درخت کی جڑ سے الگ ہوتے ہی نیچے کنویں میں گر پڑنے کا خطرہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بظاہر یہ ناممکن بات تھی۔ اس دوران درخت کی جڑ دیوار میں جس جگہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اس جگہ پر مسلسل زور پڑنے کی وجہ سے مٹی نیچے گرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر شیرخان کچھ اور دیر تک درخت کی جڑ کے ساتھ لٹکا رہا تو جڑ ٹوٹ جائے گی اور اس کا فرار کا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، اور پھر وہ شاید کبھی اس موت کے کنویں سے باہر نہ نکل سکے۔ وہاں صرف ایک ہی ترکیب قابل عمل دکھائی دے رہی تھی اور شیرخان کو اسی ترکیب پر عمل کرنا تھا۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ پھر اس کی قسمت میں اندھے کنویں میں گر کر موت کو گلے لگانا ہی تھا۔ یہ ایک بے بسی اور بے کسی کی موت تھی جس کے لیے شیرخان بالکل تیار نہیں تھا۔ ایسے حالات میں آدمی کے اندر قدرتی طور پر ایک مافوق الفطرت طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، جس کا عزم بلند ہو، جس میں زندہ رہنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ سلامت ہو، اس کے اندر یہ طاقت 2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کمانڈو شیرخان کو اپنے اندر اس مافوق الفطرت طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے کلمہ پاک پڑھ کر اللہ سے مدد کی دعا مانگی اور جتنا وہ اچھل سکتا تھا اچھل کر کنویں کی منڈیر کو پکڑ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کنویں کی منڈیر پر صحیح جگہوں پر پڑے۔ درخت کی جڑ کو اس نے اچھلتے وقت ہی ہاتھ سے توڑ دیا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے منڈیر میں سے باہر نکلے ہوئے ایک پتھر کو پکڑ رکھا تھا۔ یہاں اب دیر لگانے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اس کے جسم کا سارا بوجھ دونوں ہاتھوں پر پڑا ہوا تھا۔ اللہ کی مدد اس کے شامل حال تھی کہ اس نے دوسرا ہاتھ منڈیر کے شگاف کے دوسرے کنارے پر جمایا اور تھوڑا سا اور اچک کر اپنا جسم کندھوں تک منڈیر کے شگاف سے باہر نکال لیا۔ اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے کمانڈو شیرخان کو یہ ایک بہت بڑی کامیابی عطا ہوئی تھی، ورنہ کوئی بڑے سے بڑا کمانڈو بھی اس اندھے کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ شیرخان نے رینگ رینگ کر اپنا باقی کا جسم بھی کنویں کی منڈیر پر سے باہر نکالا۔ کنویں کے اوپر رکھا ہوا تختہ ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا، اس پر دونوں بھاری پتھر بھی ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ کنویں سے باہر نکلتے ہی شیرخان نے دیکھا کہ دھوپ بالکل غائب ہو گئی تھی اور آسمان پر کالے کالے بادل چھا رہے تھے۔ وہ وہیں اوندھا پڑا رہا۔ اس نے گھاس میں سے آہستہ سے سر اٹھا کر ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں اسے کوئی سپاہی دکھائی نہ دیا، لیکن کسی سپاہی کی موجودگی کا خطرہ موجود تھا۔ اٹھ کر چلنے کے بجائے کمانڈو شیرخان وہیں زمین پر پڑے پڑے اندھے کنویں کی مخالف سمت کو رینگنے لگا۔ جنگل میں وہ کھلی جگہ تھی جہاں وہ رینگ رہا تھا۔ گھاس اور جھاڑیاں کہیں تھی بھی اور کہیں زمین بالکل بنجر تھی۔ وہاں اسے دور سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن شیرخان ایک فوجی کمانڈو کی طرح جتنی تیز کوہنیوں کے بل رینگ سکتا تھا رینگتا چلا جا رہا تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر اونچی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں کے پیچھے جنگل کے گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ شیرخان اونچی جھاڑیوں میں پہنچ کر رکا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کے پیچھے جنگل کا خالی حصہ سنسان پڑا تھا۔ ڈھکے ہوئے اندھے کنویں کے تختے پر بھاری پتھر اسی طرح موجود تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور جھک کر درختوں کی طرف دوڑ پڑا۔ اندھے کنویں میں گرتے وقت اس کے کولہے میں چوٹ لگی تھی۔ دوڑتے وقت کولہا درد کرنے لگا تھا، مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا اور دوڑتے ہوئے درختوں میں پہنچ گیا۔ اب وہ سیدھا ہو کر تیز تیز چلنے لگا۔ اس جنگل کے بارے میں اسے صرف اتنا ہی علم تھا کہ یہ گونڈا اور ستیل گڑھ کے گرد و نواح کا جنگل ہے، اور یہ جنگل شمال کی جانب نیپال کی سرحد تک چلا جاتا ہے اور مشرق کی سمت صوبہ بہار کے جنگلوں میں مل جاتا ہے۔ کمانڈو شیرخان نے اپنا رخ مشرق کی طرف کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔